नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज फ्रेंडशिप डे है। देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हेलो हाय फ्रेंड्स बोलते हुए कोई रील बनाते हैं, डालते हैं या नहीं डालते हैं इंस्टाग्राम पे। वैसे अब तक तो उनके इंस्टा अकाउंट पर अपने नए जेनजी दोस्तों के लिए कई नए संदेश हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं आया है। खैर, हम तो अपने सभी दोस्तों, शुभचिंतकों और नई पुरानी सभी पीढ़ियों के दोस्तों को डीबी लाइव की तरफ से फ्रेंडशिप डे पर खूब बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी और हमारी दोस्ती बनी रहेगी। आज राहुल गांधी ने भी फ्रेंडशिप डे पर बधाई दी है और खास जेनजी स्टाइल में विश किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कोरियन हार्ट, ये स्टाइल होता है शायद कोरियन हार्ट का, ये स्टाइल कोरियन हार्ट के साथ फोटो अपलोड करके मैसेज दिया है। राहुल गांधी ने क्या लिखा है ज़रा देखिए। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ। आज का सबक ये है कि आज फ्रेंडशिप डे है और ये एक दिल है। ये हालांकि स्क्रीन पे वो नहीं आ रहा है, कोरियन हार्ट उन्होंने बनाया है। ये एक दिल है। सभी को फ्रेंडशिप डे की बधाई, ढेर सारा प्यार। आप जानते हैं कि पेपर लीक मामले में एक तरफ मोदी बुरी तरह फंसे हुए हैं और उससे निकलने के लिए खूब हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का ये भंवर ऐसा है कि जो पूरी सरकार को डुबोने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी मोदी की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। कल से संसद सत्र फिर से लगेगा। पिछले दिनों अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर सरकार ऐसी घिरी कि सदन में न मोदी आए और न ही अमित शाह आए। अब देखना है कि कल क्या होता है। इस बीच कांग्रेस ने बता दिया है कि छात्रों की गूंज का अगला कार्यक्रम प्रयागराज में होगा। अजय राय ने इस बारे में जो कुछ बताया है, जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरीके से आज राहुल जी का ये तीसरा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है और इसमें पूरे हमारे नौजवान, हमारे साथी, हमारे भाई बहन सब लोग रहेंगे, सारे लोग रहेंगे और इसमें पूरी ताकत के साथ आज 8 तारीख को ये पूरे देश का सबसे बड़ा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होने जा रहा है और पूरे केपी ग्राउंड को और पूरे इलाहाबाद की एक एक सड़क और एक गली को लोग भरेंगे। तो सुन रहे थे आप अजय राय। इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में ये छात्रों की गूंज और केपी ग्राउंड को भर देंगे, इलाहाबाद को भर देंगे, बता रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति साफ है कि पेपर लीक के मुद्दे पर वो शांत नहीं रहेगी, छात्रों को न्याय दिलवाएगी और इस मुहिम में इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह साथ है, वो भी दिख रहा है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपनी नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। खबर है कि सीजेपी के कोर सदस्यों की एक बेहद अहम बैठक 5 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में होने जा रही है ये बैठक। और इस बैठक में संगठन के भविष्य के रोड मैप और आगे की कार्य योजना को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान देश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं के सुझावों पर गहराई से मंथन किया जाएगा और इसके तुरंत बाद 5 अगस्त को ही सीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अपने भावी अभियानों और भावी रणनीति का आधिकारिक ऐलान करेगी। यह सब कुछ 5 तारीख को होना है। यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी देश में जो जेनजी तूफान उठा है वो थमने वाला नहीं है। अब मोदी कितना हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स करेंगे ये देखना होगा। वैसे मोदी की माफ कर दिया वाली रील का खूब मजाक उड़ रहा है। तमाम युवा और बच्चे अब रील्स और मीम्स बनाकर पूछ रहे हैं कि गालियों पर एफआईआर क्यों हुई, गालियां बुरी क्यों लगीं और आपको किसने कहा कि हमें आपकी माफ़ी की ज़रूरत है। इस बीच कांग्रेस सेवा दल ने भी एक तंज भरा वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर। आइए उस वीडियो को देख लीजिए क्या कह रहे हैं। इस वीडियो में नॉर्मल वीडियो है, सोशल मीडिया पर जैसे वीडियो और रील्स बनते हैं वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप भी गुदगुदाइए और थोड़ा नरेंद्र मोदी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हों तो वो भी गुदगुदाएंगे। देखिए ज़रा। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है कि बस आपसे ही बातें करूं। वैसे देश से बातें तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर लगता है। मुझे संसद जाने से भी डर लग रहा है, इसलिए मैं रोज रात 12 बजे इंस्टाग्राम पर आता हूं और रील बनाता हूं। फ्रेंड्स, मेरे मंत्री, मेरी आईटी सेल और मैं खुद विपक्ष को गालियां देता हूं, लेकिन मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन अपना हक मांग रहे जेनजी, जिनका पेपर लीक होने पर जंतर मंतर पर आए थे, मैं और मेरे दोस्त शाह ने उन पर लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, एफआईआर करवाई, फिर बच्चों ने मुझे गालियां दी, इसलिए मैं उन्हें माफ करता हूं। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली रील में
मैं अपना स्किन केयर रूटीन बताऊंगा। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हो सर। तो बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हो सर। तो जो सोशल मीडिया मोदी के लिए कभी बड़ी ताकत और उनकी सत्ता बनाए रखने का सपोर्ट सिस्टम होता था, वही सोशल मीडिया अब मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। सरकार कितने अकाउंट्स बंद करवाएगी, कितनों पर एफआईआर दर्ज करवाएगी, कहीं ना कहीं उसे रुकना पड़ेगा, ये भी तय है। आखिर कहां तक आप जाएंगे? क्या भारत में सोशल मीडिया को ही बैन कर देंगे आप? अगर नहीं रुकेगी सरकार, अगर नहीं रुकेगी तो और बुरी तरह रोस्ट होने के लिए तैयार रहें। ये रोस्ट जो है ना, ये भी जेनजी की भाषा है, क्योंकि ये जेनजी रुकने वाली नहीं है। जिस पीढ़ी ने संसद में पहुंचे बिना वहां भाषण देने के तौर तरीके बदलवा दिए, जिसने पुरानी पीढ़ी को अपने शब्द याद करने और इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, क्या उस पीढ़ी को मोदी 2-4 रील्स से इम्प्रेस कर अपनी सत्ता बचा पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। सत्ता बचाने के चक्कर में यहाँ क्या कुछ हो रहा है, उसकी कई बानगी आप लोग देख रहे होंगे। रील्स नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, उनके संगी साथी विपक्ष पे हमला कर रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले पप्पू यादव अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पप्पू यादव के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हंगामा हो गया। एक शख्स चाकू लेकर आया था पप्पू यादव पर हमला करने के लिए, और उस शख्स को पकड़ा भी गया, उसके पास से चाकू भी मिला, और जिसने पकड़ा उसको थोड़ी खरोच भी आई। तो ये सब कुछ है। जरा उस विजुअल को भी दिखाइए क्या चला अभी पप्पू यादव के यहाँ, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? उसको बाहर करिए। तो देख लिया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये होता है क्या है, धर्म की अफीम ऐसे चटा दी गई है कि कुछ लोग उसमें अंधे हो गए, पागल हो गए, उनको समझ ही नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। पप्पू यादव ने कल क्या किया था? परसों, दरअसल फ्राइडे को पप्पू यादव ने एक नुक्कड़ नाटक किया। उसमें उन्होंने साधु के लिबास में बैठकर और कैसे चढ़ावा चोरी होता है उसको दिखाने की कोशिश की। उसको दिखाने की कोशिश, ये देखिए, इसको दिखाने की आप कोशिश करेंगे तो आपको उस लिबास में रहना होगा। राहुल गांधी भी आते हैं, चढ़ावा देते हैं, ये सब कुछ है। और कैसे चोरी हो जाती है ये सब कुछ यहाँ बताया गया है। ये एक तरह से ये नुक्कड़ नाटक है, विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है, और ये पूरी दुनिया में चलता आया है। हिटलर के ज़माने में भी जर्मनी में ऐसे नुक्कड़ नाटक खेले जाते थे, और कहा जाता है, माना जाता है कि वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। हालांकि इससे पहले भी इस ढंग के नाटकों की बातें होती रही हैं, और कहा जाता है कि इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन होता था, लेकिन हिटलर के ज़माने में ज़्यादा हुआ। और अपने देश में भी नुक्कड़ नाटकों, इसमें नुक्कड़ नाटक करने वाली कई सारी संस्थाएं आई, सब कुछ है, और ये यहाँ पर उसी ढंग से करने की कोशिश पप्पू यादव ने की। कई लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो गई। बीजेपी बिल्कुल सिर पे चढ़ा के, क्योंकि बीजेपी को हर चीज़ में राजनीति चाहिए, उसको ये नहीं देखना है कि धार्मिक भावनाएं उन लोगों की भी आहत हुई हैं। आस्था के साथ, आस्था के ऊपर उन पर भी प्रहार हुआ है। जिन लोगों ने वहां जाकर मंदिर में आस्था के नाम पर भले 1 रुपया दिया हो या 10 रुपया दिया हो या 10 लाख रुपए दिया हो, उनके चढ़ावे की चोरी तो हुई। और ये बात जब किसी ढंग से विपक्ष लेके आ रहा है तो फिर सत्ता पक्ष के नुमाइंदों को, अंध भक्तों को ये बात पसंद नहीं आती है, तो ये चले जाते हैं हंगामा करने के लिए।
और ऐसा हंगामा करने की कोशिश ये लोग जंतर मंतर भी करते थे, वहां पर भी करते थे। मेरे ही एक कार्यक्रम में एक अंधभक्त आ गया था, हंगामा करने लगा था, लाइव कर रहा था मैं रात को। तो ये अंधभक्तों की टोली और ये लोग बहुत सिस्टमेटिकली काम करते हैं और ये भेजते हैं ऐसे लोगों को। पप्पू यादव के यहाँ आज पहुंच गए, पप्पू यादव के यहाँ पहुंचकर वहां हंगामा करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। आवाज़ आपने सुन ली कि क्या कह रहा है। तो ये एक बार फिर से सुनिए, पूरा नहीं देखेंगे लेकिन शुरुआत में ये कन्वर्सेशन सुनिए, जो बातें हो रही है, शुरुआत दिखाइए। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? तो देख लिया आपने, ये कहाँ का सम्मान करा। ये पूछ रहे कौन है आप, क्योंकि पत्रकार ऐसा सवाल नहीं करेगा, उसके बाद फिर वो चाकू निकाल लेता है, ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब कुछ करने के लिए आप आ जाते हैं। आस्था के नाम पर किस ढंग से आपको अंधा बना दिया गया है वो आप देख रहे हैं। आपकी आंखें जो हैं रहते हुए भी वो नहीं देख पा रही हैं जो आपको देखना चाहिए। खैर, लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया पे, जिस सोशल मीडिया के जरिए 2014 पे वो विराजमान हुए थे कुर्सी पर, जहां से फिर वो डिजिटल भारत की ओर भारत को ले जाने की कोशिश करते रहे। उससे वही सोशल मीडिया आज उनके लिए भस्मासुर बन गया है। आखिर क्यों? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ इस कार्यक्रम में। बहुत बड़ा दिन, रविवार का दिन है, लेकिन बड़ा इसलिए क्योंकि बहुत सारी घटनाएं, इन घटनाओं का विस्तार से उस पर चर्चा करना, मंथन करना ज़रूरी है। आज जरा पहले स्वामी जी आपके पास आता हूँ। अभी आप विजुअल देख रहे थे, पप्पू यादव के यहाँ का विजुअल भी देख रहे थे और उसके अलावा जंतर मंतर के तमाम विजुअल आप देखे हुए हैं, क्या कहेंगे? राजीव जी, पहली बात तो ये सिद्ध हो रही है जो आज जनता के अंदर एक भय व्याप्त है कि गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो बच्चों को पीट रहे हैं, जो पप्पू यादव के यहाँ चाकू लेके पहुंच रहे हैं, जो राहुल गांधी को धमका रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दिखा रहे हैं, 15 साल की बच्ची से माफी मंगवा रहे हैं। तो देखिए, जनता के सामने ये खुद ही अपना पर्दाफाश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ, तुम लोग जो सोच रहे हो हम वही कर रहे हैं। अच्छा, उस आदमी को अरेस्ट नहीं करेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। जिस आदमी ने यहाँ पे जंतर मंतर के अंदर और उस दिन के प्रोटेस्ट में लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसने पैलेट गन चलाई, जिसने लाठी और डंडों से मारा, जिनकी फोटो वीडियो में भी दिख रही है और फोटोग्राफ्स में भी दिख रही है, उनको दंड नहीं मिल रहा है। 15-15 साल की बच्चियों को दंड। इसका मतलब ये है, ये देश की जनता को ये धीरे धीरे ये मैसेज खुद रिएटरेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ, जो तुम लोग सोच रहे हो वो सच है। लोकतंत्र खत्म हो गया है इस देश के अंदर, संविधान खत्म हो गया है, हम गुंडागर्दी पे उतारू हैं और तुमको जो करना है कर लो। देखिए, ये राजीव जी, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे, ये समझ रहे थे, ये भस्मासुर पैदा कर रहे हैं और ये भस्मासुर जो है अब इनके कंट्रोल में भी नहीं है। अब ये जो है जहां जाएंगे आग लगाएंगे, जहां जाएंगे मार काट करेंगे। जबकि पता था कि पप्पू यादव अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इंडिपेंडेंट जीते हैं, तो उनका एक सपोर्ट बेस है और 50-60 लोग उनके वहां मौजूद हैं। इसके बावजूद एक सिरफिरा आदमी आके अगर इस तरह की बात करता है और चाकू निकाल के हमले करने की बात करता है, इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से दिमाग से दिग्भ्रमित हो गए। क्या ये बात सच नहीं है कि श्री राम मंदिर में चोरी हुई? क्या ये बात सही नहीं है कि लोग जो है जेल के अंदर गए? क्या ये बात सही नहीं है कि उनपे दंडात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं? क्या ये बात सही नहीं है कि बहुत लोगों ने, जिन्होंने दान दिया था, सोने का चांदी का दान दिया था, वो सारी चीजें जो है वो किस प्रकार से उसको दबाया गया, उसको वो किया गया? लेकिन ये अपने आप ही अपना पर्दाफाश करने के लिए तैयार हो गए, अपने को खुद एक्सपोज कर रहे हैं कि हम चंदा चोरी भी करते हैं, हम गुंडागर्दी भी करते हैं, हम बच्चों को पीटते भी हैं और बच्चों को माफ भी करते हैं और उसके बाद उन पे एफआईआर लिखा के उनको 15 साल के बच्चों से माफी भी मंगवाते हैं। तो जो सारी चीजें जनता के अंदर, हो सकता है थोड़ी बहुत पॉपुलेशन हो जो ये नहीं मानने को तैयार हो, आज के तारीख में सारी चीजों को देखकर वो मानने को तैयार हो। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार की घटना हो जाए, चाकू लेके आदमी आ जाए, तो ये तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस है। अब एक 24 घंटे में पता चल जाएगा कि पुलिस ने किन धाराओं में उनको वो किया है। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर के हिसाब से किया है और उसके बाद उसको प्रोसिक्यूट करते हैं और उसके अंदर जेल के अंदर ले जाते हैं तो पता चलता है। लेकिन देखिए, ये बात बिल्कुल सही होगी। आपको पता होगा दीपिका के ऊपर भी
महाराष्ट्र के अंदर एक शिकायत कर दी गई है। ये कह दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के कि अभिजीत दीपिके के पिताजी जूनियर इंजीनियर थे, 65,000 रुपए महीने की उनकी आमदनी थी, इन्होंने अमेरिका बच्चों को पढ़ने कैसे भेज दिया। अरे भैया, आज क्या हिंदुस्तान के अंदर 10% लोग ऐसे हैं जिनकी 25,000 से ऊपर सैलरी है, बाकी 90% की 25,000 से कम सैलरी है। तो यही तो सामाजिक न्याय वाले कहते हैं कि आप चाहते नहीं दलित लोग पढ़ें, गरीब लोग पढ़ें, मध्यम वर्ग के पढ़ें, एजुकेशनल लोन लेके ना पढ़ें, तो इसीलिए आप ये इंक्वायरी करने की बात कर रहे हैं। उधर आप राहुल गांधी पे और पप्पू यादव पे FIR करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो दिया बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है, वही स्थिति है राजीव जी। और जिस प्रकार से मेरे को ऐसा लगता है कि देश की जनता को जो उनके अधिकार हैं उसको मांगते रहना चाहिए, संवैधानिक रूप से मांगते रहना चाहिए, गांधीवादी हिंसात्मक रूप से मांगते रहना चाहिए, जो हमारे किसानों ने भी दिखाया था, हमारे बच्चों ने भी दिखाया था। लेकिन ये गीदड़ भपकियों से इस प्रकार से नहीं डरना चाहिए। हाँ, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो कानून सरकार अपने हाथ में ले रही है और जिस प्रकार से बच्चों का दमन हो रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा है सरकार चाहती क्या है हमारे देश को। और ये डोवल साहब ने पुणे के अंदर, राजीव जी आपको पता ही होगा कि जब अमित शाह साहब ने उनको पुरस्कृत किया, उन्होंने कहा देश की आंतरिक स्थिति बहुत गंभीर है, ये परेशानी में है। जब डोवल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये बात कह रहे हैं अमित शाह साहब के मुंह पे, इसका माने अमित शाह साहब पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने देश की आंतरिक स्थिति को खतरे में डाल दिया है, तो बी केयरफुल। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अमित शाह साहब से और मोदी जी से, हमारे देश के बच्चों को जिस प्रकार से पिटवाया गया है और पीटा गया है, आगे कृपा करके दुस्साहस न करें, इसका पटाक्षेप यही कर दें, गलती मांग लें, चेस को खत्म कर दें। क्योंकि बच्चों पे अब अगर दोबारा इस प्रकार का अन्याय जो हम अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं, पूरा देश एकजुट होकर बच्चों के साथ आ जाएगा, आपका नाम लेवा नहीं बचेगा, केवल कुछ गुंडे बदमाश बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ गुंडे बदमाश बच जाएंगे, लेकिन इस देश में जो चल रहा है जिस दिशा में, उसको समझना जरूरी है। प्रशांत जी, जरा आपके पास जल्दी से, कैसे देखते हैं आप पप्पू यादव के यहाँ जो हुआ, चलिए उसको हम थोड़ी देर के लिए किनारे रख भी दें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, वो जितने रील्स बना रहे हैं, वो उल्टा उसका जो रिएक्शन है वो देख लीजिए। क्या उनके नरेंद्र मोदी के उसमें हैंडल पे जाइए आप और देखिए कितने उनको डीएम किए हुए, डीएम तो नहीं, उसी में जो बना के जो मैसेज बॉक्स देखिए, उनके मैसेज बॉक्स को कितने हैं, उससे साफ समझ में आता है। क्या ये सबसे बड़ी परेशानी है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है वो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक जितनी उनकी राजनीति है, उन्होंने मुसलमानों को टारगेट पे रखा। अब क्या हुआ है कि वो पूरी एक पीढ़ी को टारगेट में रख रहे हैं, और ये पीढ़ी ताकतवर पीढ़ी है। ये पढ़ी लिखी है, ये युवा है, इसके पास टेक्नोलॉजी की ताकत है। अब देखना है कि ये इसमें, इस टग ऑफ वॉर में, इस युद्ध में नरेंद्र मोदी कितना जीत हासिल कर पाते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी कई मोर्चों पे विफल हुए हैं, और सबसे बड़ा जो मोर्चा है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पे आप एक रोल मॉडल होते हैं। एक संवेदनहीन व्यक्ति कैसा प्रधानमंत्री है, मतलब बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि राहुल गांधी कल चेन्नई में थे और 3 छात्रों ने आत्महत्या की है नीट पेपर के लीक होने पर। वो उनके परिवारों से मिलते हैं। उनके 2 हमने देखे प्रोग्राम राहुल गांधी के, देहरादून में, उसके पहले कोटा में, और दोनों ही प्रोग्राम में मंच पे उन परिवारों को बुलाया गया जिनके बच्चों ने आत्महत्याएं की नीट पेपर के लीक होने के बाद जी। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक एक भी संवेदना वाला एक शब्द नहीं कहा है। कैसा प्रधानमंत्री देश का कि अपने देश के युवाओं के लिए, जो आपकी सरकार की जिसको कहें कि नाकामी की वजह से आत्महत्या करने मजबूर हो गए, उनके परिवारों के लिए आपके पास एक शब्द नहीं है संवेदना का। उसके अलावा 15 साल की नोएडा की एक लड़की से आप युद्ध कर रहे हैं। पूरा सिस्टम, पुलिस, गोदी मीडिया, आपकी नफरती ट्रोल आर्मी ने उस बच्ची का जीना हराम कर दिया है। क्या चाहते हैं आप कि वो आत्महत्या कर ले? बहुत अफसोसनाक है
जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक उस लड़की का, उस जैसी तमाम लड़कियों का जो जंतर मंतर पे गई प्रोटेस्ट में, उनके पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया से निकाल के उनके नंबर, उस लड़की के पास रोज पुलिस जा रही, दिन में 3 बार। क्यों जा रही पुलिस? उसने क्या ऐसा अपराध कर दिया? और मैं तो जंतर मंतर लगातार जा रहा था राजीव जी, आप भी जा रहे थे। ये गाली वाला जो एपिसोड आया है, वो गाली वाला एपिसोड लाठीचार्ज के बाद आया है। लाठीचार्ज के पहले वहां बच्चे गाली नहीं दे रहे थे। तो जब आप कीलों के डंडे आप मारेंगे, पैलेट गन चलाएंगे बच्चों पे, छात्रों पे, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। अपनी जेन्युइन डिमांड्स के लिए, अपनी शिक्षा के लिए वो वहां पे जमा हुए। उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत लगा के राज्य की, स्टेट की, पुलिस की, मीडिया की, अपनी ट्रोल आर्मी की युद्ध घोषित किया हुआ है। कितना असंवेदनशील है राजीव जी। हम लोगों ने कितने प्रधानमंत्रियों को देखा है अपने जीवन में, और जिनको नहीं देखा है, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू को, उनके बारे में सुना है, पढ़ा है। कोई प्रधानमंत्री इतना असंवेदनशील अपने लोगों के प्रति नहीं हुआ कभी, अपने देश के युवाओं के प्रति नहीं हुआ। अब मामला राजनीति का भी आ रहा है कि क्यों बार बार आप रील बना रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी राजनीतिक क्राइसिस आपने अपने लिए खड़ी कर दी है। और उस पे राहुल गांधी ने अमित शाह पे निशाना साधा है, क्योंकि सीधे सीधे उनकी पुलिस थी, उनके मातहत थी। आज तक नहीं आया कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट में हम सब जानते हैं कि एक तिकड़ी है सरकार की। वो तिकड़ी में अजीत डोभाल है, अमित शाह है और नरेंद्र मोदी हैं बीच में। अजीत डोभाल और अमित शाह में रस्साकशी चलती रहती है। बहुत दिन पहले यहाँ मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से NTRO का चीफ बनाने के समय किस तरीके से अमित शाह और अजीत डोभाल एक साथ थे। राहुल गांधी के हमले के बाद अमित शाह परेशान हैं, और जिनसे 36 का आंकड़ा था उनको पुरस्कार दे रहे पुणे में जाके, जिसकी चर्चा अभी प्रोफेसर स्वामी कर रहे थे। तो ये अमित शाह का सरेंडर है मोदी के सामने। ये एक अलग अलग ग्रेविटीज हैं, सरकार की डायनेमिक्स हैं, वो खबरें बाहर कम आती हैं, लेकिन ये है। और इसमें अब अमित शाह जो है वो परेशान है किस तरीके से जो है इस क्राइसिस से निकला जाए। लेकिन इस क्राइसिस से वो निकल पाएंगे, मुझको लगता नहीं कि ऐसा निकल पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद भी राहुल गांधी के वहाँ धरना देने में, उनके घर के सामने, और जो 20 जुलाई को दिल्ली में हुआ, उसके लिए वो भी जिम्मेदार अमित शाह को ही मान रहे हैं। उनकी इमेज को या सबसे बड़ा बट्टा जो है वो उन्हीं के सबसे करीबी और क्राइसिस मैनेजर अमित शाह ने लगा दिया, और उससे नरेंद्र मोदी निकल नहीं पाएंगे। 20 जुलाई के नरेंद्र मोदी, 20 जुलाई के पहले के नरेंद्र मोदी और 20 जुलाई के बाद के नरेंद्र मोदी में काफी अंतर है। एक राजनीतिक जमीन वो खो चुके हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 20 जुलाई से पहले और 20 जुलाई के बाद के नरेंद्र मोदी में जो फर्क है वो साफ दिखाई देता है। प्रेम कुमार जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम? और अभी देखिए पप्पू यादव के यहाँ भी, मतलब आखिर चल क्या रहा है? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमलावर घुस आए, चाकू से हमला किया और पत्रकारों के बीच में आए। तो ये एक बहुत आसान तरीका है कि पत्रकारों के बीच में घुस जाइए और सवाल पूछते हुए वो कब आक्रामक हो गए और कब वो सवाल था कि हमला था, उसको समझने में टाइम लग गया। आपको पता होगा, एक पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी, वो भी हम पत्रकार बन करके घुसे थे, पुलिस के सामने हत्या हुई थी। और अभी जो है पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटैक हुआ। और
दिक्कत की बात क्या है कि इस घटना को कैसे बताया जाए, क्या है ये घटना। ये जो जिम्मेदारी जिस मीडिया की होती है, उस मीडिया ने इस घटना को कैसे बताया। उसने कहा कि पप्पू यादव के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्टर्स घुस आए हैं और इस हमले को भी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। अब ये समझा जाए, आप बहुत बार ये चर्चा होती कि पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, तो पत्रकार जब इस तरह से सरकारी नैरेटिव को, सत्ताधारी पार्टी के नैरेटिव को साथ नहीं देता बल्कि बिल्डअप करता है उसके लिए, तो फिर सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो गुस्सा इस तरह के पत्रकार के प्रति क्यों नहीं होगा जो कि हमला को प्रदर्शन बताए। भाई पप्पू यादव की जान जा सकती थी, बहुत बड़ा चाकू था और एक हमलावर के हाथ में भी लगा है, तो जानलेवा हमले को अगर प्रोटेस्ट बताया जाएगा और गाली देने को बहुत बड़ा क्राइम बताया जाएगा। भाई बच्ची ने गाली दे दी है प्रधानमंत्री को, ये प्रधानमंत्री की तौहीन है, ये बच्ची कैसे गाली दे सकती है। तो गाली देने के बाद तरह तरह के केसेस लगा दिए जा रहे हैं, माफी का ढोंग किया जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल हमला है उसको प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। आप समझिए, प्रोटेस्टर्स में ऐसा नहीं है कि सब गाली ही दे रहे थे, लेकिन जो गालियां दी भी गई हमारे यहाँ, वो गाली क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गई? इसलिए बन गई क्योंकि नरेंद्र मोदी को कैसे कोई गाली दे सकता है। गाली राहुल गांधी को दे कोई बात नहीं, गाली सबके विपक्ष के नेताओं के उसके इस पे जाकर के यूट्यूब में रिएक्शंस में या एक्स पर जो रिएक्शंस में गालियां पड़ती हैं, गंदी गंदी गालियां, वो बच्चियां जो प्रोटेस्टर्स में शामिल थे उनको किस तरीके से गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, वो सब बहुत अच्छा है। उससे तो देश संस्कारवान हो रहा है। वेब सीरीज में गालियां दी जाती हैं, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं, उससे देश संस्कारवान होता है। लेकिन प्रोटेस्ट में ऐसे आप गालियां देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री को आपने गाली दे दी, ये बहुत बड़ा गलत कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो भगवान राम जी को उंगली पर पकड़ करके चलना सिखाते हैं, वो तो भगवान है, भगवान का अवतार है। एक कलाकार ने अभी भी हाल में कहा है, फिल्म से जुड़ी दुनिया के व्यक्ति ने, कि हम नरेंद्र मोदी के चरण को धोकर पीना चाहते हैं। तो वैसे लोग ठीक है, लेकिन उनको गाली कैसे दे सकते हैं? ये जो पूरा माहौल है, लेकिन ये एक पक्ष है जो हम विवेचना कर रहे हैं। पर हो क्या रहा है? हो रहा ये है कि अब वो जमाना गया जो 12 साल पहले अच्छे दिन आएंगे, सबके पास 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, स्मार्ट सिटीज बनेंगे, हर घर में नल होगा, हर सबको छत होगा, और ये दुनिया वो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आय दुगनी हो जाएगी। वो सारी बातें जो थी अब वो खत्म हो चुकी, गुब्बारा फूट चुका है। और इसके बजाय ये इन नारों की आड़ में जिस तरीके से डेमोक्रेसी पर कब्जा करने की कोशिश हुई है कि चुनाव हम जीत ले, बाकी सब ठीक है, कैसे भी चुनाव जीत ले, तो उसको लेकर के एक शांति थी, खामोशी थी। भाई लगातार चुनाव, हम लोग चुनाव चोरी पर बात करते रहे कि भाई लोकसभा चुनाव हुआ और वोटिंग का जो फाइनल आंकड़ा होता है वो नतीजे के बाद आता है कि कितने महिलाओं ने वोट दिया और कितने पुरुषों ने वोट दिया। वोटिंग के आंकड़े भी नहीं दे पा रहा था। उन सब बातों से लेकर के ईवीएम मशीन तक हर बात की हमने चर्चा की, लेकिन फिर भी समाज जो है उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आज देश का बच्चा बच्चा रिएक्ट कर रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हमें गाली पड़ी, हम माफ कर देते, लेकिन मोदी जी को गाली पड़ी क्यों? देश का बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री को क्यों गाली दे रहा है? ये स्थिति, ये परिस्थिति कि बच्चे भी नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, ये जो बनी है, ये बदले हुए हालात का संकेतक है, सूचक है। और अभी 8 अगस्त को राहुल गांधी का प्रोग्राम होने जा रहा है प्रयागराज में, और वो प्रयागराज ये बताएगा कि आगे की दिशा क्या होने वाली है। क्योंकि अभी के प्रोटेस्ट में
राम मंदिर का मुद्दा थोड़ा सा दब गया। अभी आज पप्पू यादव पर अटैक हुआ है तो इसलिए कि उन्होंने उसका प्रहसन किया कि कैसे चंदा चोरी हो रही है। अब वो टीस इतनी ज्यादा लगी है कि वो अटैक भी प्रोटेस्ट कहला रहा है या प्रोटेस्ट भी अटैक हो गया है, जो समझिए। तो ये जो स्थिति बनी है, अब अगर चंदा चोरी का मसला जन आस्था का पर जो आघात हुआ है रियल में, वो मुद्दा जब जनता के बीच जा चुका है, उसकी अभिव्यक्ति आनी शुरू हो गई है। वो जब जनता के बीच में जाएगा तो वही जो इनको भगवान अवतार और नॉन बायोलॉजिकल साबित करने में तुले हैं। राहुल गांधी की वो बात सबको याद है जब उन्होंने संसद में कहा था, एक दिन आएगा जब लोग लाठियों से पीटेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने जिनके लिए कहा था वो हालात फिर से बनते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी का कोटेड सबके सामने स्टेटमेंट है, और हमें लगता है राहुल गांधी ने अब तक जो भी बातें की हैं कभी ना कभी वो सच होकर रही है। तो हालात तो बनने लगे हैं, इसलिए सत्ता ये सोचे कि हम सबको अपने हिसाब से हाँक ले जाएंगे, तो वो दिन अब अभी से ही चले गए नजर आते हैं, और निश्चित रूप से माहौल बदल चुका है। जी बिल्कुल, राहत इंदौरी का वो शेर है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ हमारा मकान थोड़ी है, सिर्फ थोड़ी है। तो ये वही है कि जब आप आग लगाएंगे तो और सोचेंगे कि दूसरों को जला दें, तो कल को उस जद में आप भी आएंगे। दूसरों को गालियां दे रहे थे तब तो बड़ा मज़ा आ रहा था, और एक नहीं आपने कहा कि गाली दिए, और उसमें भी कल्चरल शॉक लगा जब लड़कियों ने गाली दिया। यहाँ लड़के और लड़कियों के भेद आपने बता दिया कि आपके दिलो दिमाग में लड़का और लड़की के प्रति कितना भेद है, वो आपने बता दिया। इसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे गालियाँ, पहले तो कहते थे किलो किलो भर गालियाँ देते हैं, लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं तो इन्हीं बच्चों ने आपके पुराने डायलॉग्स, आपके साथियों के पुराने डायलॉग्स, चाहे वो संसद हो, संसद के बाहर हो, चाहे वो टीवी शोज में हो, सब ला के रख दिए इन्हीं बच्चों ने। बोले लो मोदी जी, भर भर कर गाली तो तुमने, और गालियां देना आपने सिखाया। भाई अगर पेरेंट्स गालियां देते हैं तो उनके बच्चे भी देने लगते हैं, और आप तो पूरे देश के कर्ता धर्ता के रूप में, और आपने जो दिखाया था वही दिखाया था ना कि जिस राह पे मैं चल रहा हूं, देश उस राह पे विश्व गुरु हो जाएगा, देश उस राह पे चलेगा तो नंबर 1 बन जाएगा, दुनिया का बिल्कुल तारनहार बन जाएगा। लेकिन आपने यही बताया। अब वो जेनजी बोल रहे हैं कि आपने तो सिखाया गाली देना। लो सुनो जयशंकर जी, सप्ताह भर में बहुत कुछ बदल गया जयशंकर जी। और अब देखिए बच्चे बिल्कुल भर भर के, और वो बच्ची रुचिका शर्मा 15 साल की है, उसके ऊपर नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। नरेंद्र और उस बेचारी से कहा गया कि तुम सरेआम बिल्कुल सोशल मीडिया, माफ़ी मांग के सोशल मीडिया पे फैलाओ, प्रसारित किया उसने, लेकिन उसके बाद भी उसे पुलिस परेशान कर रही है। आज उसका दूसरा वीडियो देख रहा था मैं, वो कह रही है उसने किसी एजेंसी को दिया है, बाइट दी है, और वो बाइट में उसने कहा है कि भले मोदी जी ने माफ़ कर दिया सबको, मुझे खुशी है, लेकिन मुझे फिर भी पुलिस तंग कर रही है। 15 साल की लड़की को, 12 साल 13 साल के लड़के लड़कियों को आप कौन सी पुलिस तंग करेगी? आखिर पुलिस क्यों तंग करेगी? पुलिस कैसे FIR कर सकती है? कहाँ है बाल अधिकार आयोग? कहाँ है ऐसे बच्चों के संरक्षण करने वाली संस्थाएं हमारे देश में? संवैधानिक संस्था नीचे के बच्चों को इस ढंग से प्रताड़ित कर सकते हैं जो कर रहे हैं आज खुले तौर पे? 12 बजे रात में आप प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? रील बना के आप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और कह रहे हैं चलो माफ किया। राजा हो तुम कि माफ किया? लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए एक प्रधानमंत्री हो, आज चाहेगी जनता उतार देगी कुर्सी से। आखिर देश किस दिशा में जा रहा है? जयशंकर जी, इतने प्रधानमंत्रियों को आपने भी देखा, इतने प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ आपने भी कितनी यात्राएं की हैं, हम सब ने देखी, हम सब ने की हैं। कभी देखे क्या इस ढंग से? नहीं राजीव जी, तो भूतो न भविष्यति वाला मामला है, लेकिन क्या करें, ये तो इनकी तो प्रवृत्ति है, इनकी मानसिकता में ही ये सारा शामिल है, इसलिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन एक ही है कि मोदी जी और उनकी पार्टी को चलाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
ने इस बार गलत लोगों से पंगा ले लिया है। अभी तक उनका सामना परंपरागत विपक्ष या राजनीतिक दलों से होता था, लेकिन अब उन्होंने इस देश की छात्र और युवा पीढ़ी से पंगा ले लिया है। जेन जी जिसको आज की तारीख में कहा जा रहा है, उससे उनका सामना हो गया है। और जिस ढंग से डील किया गया है, मतलब बेशर्मी की इंतहा ही कह सकता हूं मैं। संवैधानिक संस्थाओं के बारे में तो क्या ही कहा जाए, लेकिन जो हो रहा जिस तरह से दमन हुआ छात्र युवाओं का, बच्चे बच्चियों का दमन हुआ, जिस तरह से उनके पिछवाड़े डंडे घुसड़ने की कोशिश की गई, ये सारा कुछ तो जो हुआ ही। फिर बाद में जो नाटक शुरू हुआ, प्रधानमंत्री आ रहे हैं रात में, माफी मांग रहे हैं, माफ कर रहे हैं लोगों को। भाई आपने कभी देश से माफी मांगी क्या? जब आपने कांग्रेस की एक जिम्मेदार नेता बल्कि पार्टी की अध्यक्ष के बारे में जब बार बार कहा, एक माननीय सांसद आज की तारीख में है, उनकी पत्नी या गर्लफ्रेंड जो भी है उसके बारे में 50 लाख की गर्लफ्रेंड और कितना क्या क्या कहा। संसद के भीतर आपने एक महिला सांसद के बारे में कहा कि साहब रामायण रामचरितमानस की जो 88 हंसी जो है पहली बार यहाँ सुनाई दे रही है। मतलब सांसद की तुलना अपने रखा से की। तमाम गालियों के इतिहास भरे हुए हैं। तो एक गालीबाज प्रधानमंत्री को बच्चों की गालियों से इतना डर लग गया कि आ करके वो फिर वीडियो कर रहे हैं, बता रहे हैं, उस पर रील्स बना रहे हैं। रीलबाज अब तो हो गए हैं ना वो। पहले उन्होंने कहा था ना कि रील बनाने से अच्छा व्यापार चल सकता है, लोगों का आह्वान किया था युवाओं का। तो आज खुद ही रीलबाज हो गए हैं। बार बार में उनकी रील्स आ रही हैं, सामने आ रही हैं। हालांकि उसके जवाब में भी छात्र युवाओं के रील्स आ रहे हैं। तो अब आप जिस तरह से आप कर रहे हैं, अच्छा उसके बाद मतलब पूरा का पूरा आरएसएस का नेटवर्क, पूरा तंत्र, बीजेपी का आईटी सेल, उनके जो पत्रकार हैं वो सारे के सारे लोग सोशल मीडिया और मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं बच्चों को खारिज करने में, उनको उनके बारे में जितनी लालत मलामत करनी है उसके बारे में, और बताने में कि देखिए कितने अपशब्द ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे गालियां दे रहे हैं। ये बताइए इस तरह की युवा पीढ़ी हो रही है। उसी में आपको याद होगा ना कि असम के मंत्री की बेटी ने भी कुछ कहा था। प्रफुल्ल कुमार महंता की बेटी, प्रफुल्ल कुमार महंता की नहीं, केशव महंता की बेटी है वो। अच्छा, दिविशा उसका नाम है, केशव महंता की बेटी है, का नाम है। उसने कहा कि जिस तरह इतनी तेजी से तो हमारे सैनिटरी पैड भी लीक नहीं होते हैं जिस स्पीड से यहाँ पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो पहले तो बहुत उसको दिखाया, कहा कि बताइए इस तरह की युवा पीढ़ी है, इस तरह की भाषा बोल रही है। और बाद में पता लगा कि नहीं भैया वो भाजपा नीति सरकार के मंत्री की बेटी है। तब फिर लोग खामोश हो गए। वो हेमंत बिश्व शर्मा ने इतना बड़बोला मुख्यमंत्री, चुप्पी ही साध लिया पूरा का पूरा। तो ये तो आपके लोग बोल रहे हैं भाई, आपके बच्चे बच्चियां भी परेशान हो रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं विधायकों की बेटियां बेटे वो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हो रहा है देश में वो गलत हो रहा है। क्यों? इसलिए कि माहौल बदल रहा है। सबको ये मालूम हो रहा है कि अब ये माहौल बदल रहा है। और जो जिस तरह से इनके एक्शंस आ रहे हैं राजीव जी, देखिए तो फासिस्ट लोग हैं ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इनको लग रहा है कि अब पतन सन्निकट है। जो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात रही है ना, कि वो विनाश काल जब आता है तो पहले मनुष्य हो जाता है। जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है जी, हो गया है। तो अब जो ये कर रहे हैं कि मतलब पीढ़ी को गाली देना, गाली दिलवाना सोशल मीडिया पे, सारे हम तो पत्रकारों की टोलियों को देख रहे हैं कि जिस ढंग से बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट लोग रहे हैं, कभी पत्रकार रहे हैं लोग, वो सारे उन लोगों ने अपने चोले को उतार दिया, पत्रकारिता के आडंबर को उतार दिया और आरएसएस का भगवा वेश धारी कर लिया है, हाफ पैंट पहन करके, निकर धारी होकर के। और जो सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं कई बार बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कैसे लोगों ने पत्रकारिता की होगी या क्या किया होगा, लेकिन वो सामने है। और देखिए 2-3 चीज़ें हुई हैं जो बहुत खतरनाक है। जैसे एक तो पप्पू यादव के यहाँ जो हुआ है, तो वो तो लंपटीकरण है। जिस तरह का इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, आपको याद होगा ना, प्रशांत भूषण के घर भी जाकर के इन्होंने हमला किया था। कन्हैया कुमार के ऊपर तो
सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में ही हमला कर दिया था भाइयों ने। तो उनकी एक संस्कृति है असहमति को बर्दाश्त नहीं करने की, उसको उसके खिलाफ लंपटीकरण, गुंडई, जो भी कह सकते हैं आप, हिंसा करने की इनकी प्रवृत्ति वो सामने आ रही है। तो जो जो इनका खत्म हो रहा है मामला, आप देखिए आज मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का जितने भी नैरेटिव्स थे, जुमले तो जैसे अभी प्रेम कुमार गिना रहे थे ना, वो कि 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपए और क्या क्या, वो सब तो सारे तो धराशायी हो चुके हैं। लेकिन जो नैरेटिव जो सेट किया है हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का, गाय हमारी माता है, ये सारे नैरेटिव्स फेल कर रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना कर सकते हैं कि आरएसएस के लोग चंदा चोरी करेंगे राम की आस्था के नाम पे, जमा हुआ जो धन है, चढ़ावा है, उसकी लूट करेंगे, वो कर रहे हैं। गाय हमारी माता है, कौन उसको खाता है का नारा देते थे। अब इनकी पार्टी का मुख्यमंत्री कह रहा है कि साहब गाय अगर 15 साल की हो जाए तो आप उसको काट के खा सकते हैं। मतलब हमारी माता जो है अगर बूढ़ी हो गई हो तो आप उनको काट दीजिए, काट के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा का प्रवक्ता कहता है कि साहब अच्छा नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो मिथुन गाय है, वो गाय नहीं, वो एक अलग तरह की गाय है, उसको आप खा सकते हैं। फिर बीजेपी अपने घोषणा पत्र में गोवा में, केरल में और नॉर्थ ईस्ट में कहती है कि साहब हम जब सरकार बनेगी तो बेहतरीन किस्म का गोमांस परोसेंगे। हमारे प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड में जा करके इस बात पे गर्व महसूस करते हैं कि दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और हमारे छुटकू भैया जो योगी जी हैं, आदित्यनाथ जी महाराज, उनके राज्य का तो आ गया कि साहब बीफ प्रोडक्शन में नंबर 1 हो गया है। उनके राज्य में लोग लाठियां लेकर के लोग मॉब लिंचिंग करते हैं और उनकी सरकार जो है गाय कटवा करके उसका उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ तमगा हासिल कर रही है और उसका एक्सपोर्ट कर रही है। तो इनके नैरेटिव्स जो हैं, जो जो बनाया है इन्होंने, और जो ये जो जंतर मंतर का जो प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हुआ, तो ये सारा जो था, तो इसको इसने जो सबसे बड़ा काम किया कि इनके हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को तोड़ के रख दिया जी। बच्चों ने कह दिया कि माफ करना भैया, तुम अपना हिंदू मुसलमान रखो अपनी संसद में, रखो अपनी राजनीतिक रैलियों में, हम उसके चक्कर में झांसे में नहीं आने वाले हैं। ये हमारे भविष्य का सवाल है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, कोई भी है, ये उसके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। इस पे हम इस सवाल का जवाब आपसे लेकर रहेंगे। तो एक तो ये बातें हैं राजीव जी। दूसरी जो अभी अखिल स्वामी जी जो बता रहे थे ना, वो ज्यादा खतरनाक बात है, जो अजीत डोभाल ने कही है, वो वहाँ पुणे में जब सब बता रहे थे कि देश की आंतरिक स्थिति खतरनाक हो गई है या जो भी है। मैंने इसी मंच से बहुत इसके पहले कई बार कह चुका हूँ मैं कि अभी तक जो हम लोग अघोषित आपातकाल देख रहे हैं, अब वो घोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है। अब इन लोगों के पास और कोई बचेगा नहीं, क्योंकि इनका फांसीवादी चेहरा खुलकर के सामने आ रहा है। तो अब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने ये कोशिश करेंगे कि आपातकाल को जस्टिफाई करने के लिए, हालांकि इनके पास संसद में उस तरह का बहुमत नहीं है, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार इस तरह के प्रावधान कर गई है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या करेंगे कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वही है, भरोसा इसी बात से है कि जैन जी आज खुल करके सामने आ चुका है, अपने भविष्य के सवालों के साथ सामने आ गया है और इनके ही नैरेटिव्स पे, इनके ही टर्म्स पे जवाब देने की पूरी तैयारी के साथ वो दिखाई दे रहा है। आप देखिए जिस तरह से इनके रील्स आ रहे हैं, उसके तुरंत पलटवार करते हुए हमारे छात्र युवाओं, बच्चियों के रील्स आने लग गए हैं। और ये जो बच्ची के साथ हुआ है नोएडा में, जैसा आप बता रहे हैं, उससे क्या समझते हैं कि बच्चों के मानस पे क्या असर पड़ रहा होगा, जो छात्र युवा है देश का, उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा? नहीं, बहुत ज्यादा। सर जयशंकर जी बताओ, कई ऐसी बच्चियां रो रही हैं कैमरे पे आके, और कुछ लोग, एक ने बुला लिया, एक गोदी मीडिया ने एक बच्ची को बुला लिया और उसने कहा, आजकल आप जानते हैं जेनजी, अभी मैं कह रहा था रोस्ट, उसने रोस्ट कर दिया, यानी वहाँ बुला के जिस ढंग से प्रताड़ित किया उस बच्ची को एंकर ने और लोग, सब लोग मिल के, वो बेचारी बोली मैं वहाँ बड़ा चैनल था, अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं रोऊं अपने आप को करके, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी रोई है। एक दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाकर उसने जब बात अपनी रखी है तो काफ़ी रोई है। तो इस ढंग से आप बच्चों के साथ, जिस ढंग से बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं और जितना मानसिक पीड़ा दे रहे हैं आप, ये तो आप उसी दिशा में ले जा रहे हैं जिस दिशा में
22 बच्चे चले गए। कल को इनमें से कोई बच्चा अगर कुछ कर लिया तो जिम्मेदार कौन होगा? उसको अपने भविष्य की चिंता, अपने भविष्य की चिंता के कारण वो जंतर मंतर आया था। अब फिर से आप उसको उसी दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं जहां कुछ बच्चे चले गए इस दुनिया को छोड़ के। जी, कैसा बेशर्म प्रधानमंत्री होगा, रोज रील बनाता है, रोज वो ट्वीट करता है, लेकिन आज तक कभी भी उन बच्चे बच्चियों को जिन्होंने नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली उसके बारे में एक शब्द भी बोला? कभी कुछ कहा कि हाँ हमको अफसोस है? राहुल गांधी चलो उनके घर जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, वो ठीक है, जो भी उनकी अपनी ये है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने, हमारी सरकार ने क्या उनके बारे में कुछ भी कहा एक बार कि हमको अफसोस है कि हमारे बच्चे बच्चियों को अपनी प्राण की आहुति देनी पड़ रही है, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे ऐसा भविष्य में न होने पाए? लेकिन इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तो जो माहौल बन रहा है, अगर इस तरह से और कुछ मामले बढ़ते जाएंगे तो छात्र और युवाओं के मानस पे और उनके गार्जियंस पे भी, जो एक बहुत उसमें से अधिकतर ऐसे भी हैं जो अंधभक्ति का चश्मा लगाए घूम रहे थे, अब उनकी अंधभक्ति का चश्मा भी टूट रहा है, अब वो चश्मे उतार करके उन लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया है। इन लोगों की सबसे बड़ी चिंता का विषय इस समय ये हो रहा है। जी राजीव जी, अब मैं आज की बात बता रहा हूं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं। एक बच्ची किसी छात्र संगठन से जुड़ी हुई, अब छात्र संगठन, उसके पास संगठन है, वाम दलों के छात्र संगठन में से एक है, उसने वहां नारे लगाए, 1-2 जगह उसने इंटरव्यू भी दिए। आज पॉडकास्ट के लिए आने वाली थी, मेरे पास फ़ोन आया कि उनके माता पिता को और उसको इतनी धमकियां मिल रही हैं कि वो तो आना चाहती है लेकिन उसके माता पिता इतने डर गए हैं। ग्रेजुएशन में है, वो बीए कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इतने डर गए हैं कि कहीं भी जाने से वो मना कर रहे हैं। ये हालत हो रखी है। आप इतना धमका रहे, उसके बाद कह रहे हैं आप राजा की तरह, चलो मैंने माफ किया। अरे भाई, माफ किया तो दिखना भी तो चाहिए धरातल पे। आपकी पुलिस एफआईआर कर रही है, आपके गुंडे जो हैं वो जाकर उनको धमकियां दे रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, नंबर डिटेल्स जहां से भी हो, चाहे डीएम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जैसे भी है वो कर रहे हैं। अब देख लीजिए पप्पू यादव के यहां जाकर एक गुंडाई कर रहा है अलग जाकर, ये हालत हो रखी है। तो ये गुंडों की सरकार चल रही है, सवाल तो पूछा जाएगा। और अगर चुप रहेंगे, गोदी मीडिया की तरह हम भी चुप रहें, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। 70 साल में हमने कभी ऐसा नहीं किया, सरकारें आती जाती रहीं। सवाल है, सवाल किया जाएगा। आप गलत हैं, आपके मुंह पे कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में बच्चों के साथ आज जेन अल्फा, जेन जी सबके साथ गलत कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसलिए तो आए वो, इसलिए सड़क पे आए, इसलिए वो स्कूलों में आज आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं, कर रहे हैं आंदोलन। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब जगह। अमलेंदु जी लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पे, लेकिन जिस ढंग से कल का वीडियो, बहुत खतरनाक वीडियो है नरेंद्र मोदी का, वो जो रील है वो बहुत खतरनाक रील है। वो बच्चों को बातें, बहुत आपसे मन कर रहा है कि बातें करते रहें, उसको आप ध्यान से जितनी बार सुनिए उतनी बार वो उसमें वो आपको चीज दिखाई देगी जो वो बच्चों को धमका रहे हैं, उनके पेरेंट्स को धमका रहे हैं। माफी चाहूंगा जो सरकार के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, लेकिन है, मुझे एक विश्लेषक होने के नाते मुझे फील हो रहा है, और यही फीलिंग उन बच्चों की भी हो रही है, ताकि वो इसी कारण वो प्रतिरोध में वो वीडियो बना रहे हैं। वो मजाक मजे में नहीं बना रहे हैं, वो प्रतिरोध है। अमलेंदु जी। राजीव जी, हम लोगों का वास्ता दिन में कई बार जो है नेताओं से, पत्रकारों से, अफसरों से, आम जनता से, गुंडों से, सबसे पड़ता है। और राजीव जी, हम लोग पहचान लेते हैं कि आदमी बोल रहा है तो एक गुंडा है कि नेता है कि अफसर है, कौन है, मतलब उसकी भाषा जो होती है उससे हम पहचान लेते हैं कि ये कौन है। और कल राजीव जी मैंने भी यही बात कही थी कि जो वीडियो जारी किया गया है ये समझाने का नहीं है, ये धमकाने का वीडियो है। बिल्कुल। और ये धमकाने का ही वीडियो है। अगर आपने माफ कर दिया है राजीव जी, तो कैसे वो बच्ची जो रुचिका सिंह है उसके घर पे पुलिस जा रही है और कैसे उसको धमकियां दी जा रही हैं, और कैसे आपका पूरा इकोसिस्टम जो है उस बच्ची का जो है बिना मॉर्फ किए हुए, बिना उसका चेहरा ब्लर किए हुए उसका वीडियो साझा कर रहा है। ये मोदी जी बताएं, क्या आपकी बात ये जेनजी सुनेगा और आपका जो लंपट जो आपका समर्थक है वो आपकी बात नहीं सुनेगा? ऐसा कैसे हो सकता है राजीव जी?
कि आप चाहें कि आपकी बात जेन जी सुन ले और आपका लंपट समर्थक जो है, जो आपका गुंडा समर्थक है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ये तो नहीं हो सकता। अगर आपका संदेश जेन जी के लिए है तो आपका संदेश आपके गुंडों के लिए क्यों नहीं है? जो गुंडे छोटे छोटे बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, तो उन गुंडों के लिए भी आपका संदेश होना चाहिए। और राजीव जी, उस रील के बाद ही क्या जो पप्पू यादव क्या हमला हो गया, वो उस रील के बाद ही उसी से प्रेरणा लेकर हो गया क्या? बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं इस तरीके की चीजें। तो ये राजीव जी बिल्कुल, जयशंकर जी जो कह रहे थे वो बिल्कुल राजीव जी 100% सही बात है। और इसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था, राजीव जी आपको याद हो, हम लोगों ने उनकी बाइट भी सुनवाई थी कि ये खुद अराजकता पैदा करके और ये चाहते हैं कि ये कहें कि ये आंदोलन अराजक हो गया और इमरजेंसी लगा दें। ये उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसीलिए राजीव जी अमित शाह ने जो किया और वो जिस तरह से खामोश रहे, ऐसा नहीं है कि अमित शाह से कोई गलती हो गई, कोई गलती नहीं हुई है। पूरी तरीके से रणनीति है, उस रणनीति के तहत ये हुआ। जो भी अनरेस्ट हुआ 20 जुलाई को, जो भी किया गया, पुलिस के वेश में गुंडे भेजे गए, सिविल ड्रेस में पुलिस भेजी गई, कील लगी लाठियां लेके लोग भेजे गए, जिस तरीके से ये सब हुआ राजीव जी, ये सब एक तरीके से प्री प्लान था। और इसीलिए अब पुलिस कर्मियों के परिजनों को सामने लेकर आया गया, प्रेस उनसे कॉन्फ्रेंस कराई गई। क्या पुलिस कर्मियों के बच्चे और उनके परिजन ये नहीं जानते हैं कि पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको भीड़ को तितर बितर करना है, भीड़ को आपको निपटाना नहीं है? क्या किसी ने अपने माता पिता से पूछा, अपने पति से पूछा, अपने बेटों से पूछा कि तुमने बच्चों पे लाठियां क्यों चलाई, और आप उन्हें सामने लेकर आ रहे हैं? तो ये राजीव जी जो रणनीति की जा रही है, ये पूरी रणनीति ये है कि किसी भी तरीके से समाज के अंदर विभाजन हो और विभाजन का फायदा उठाकर अराजकता फैलाई जाए और अराजकता फैलाकर जो है फिर इमरजेंसी लगाई जाए। क्योंकि ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से जैन जी निकल के आया है, जैन अल्फाब सामने आ रहा है, पुरानी पीढ़ी भी अब प्रतिरोध अपनी दिखा रही है। जो लोग दब गए थे वो अब बोलने लगे हैं। इनको समझ में आ गया है कि अब इनका टिके रहना, या तो ये सरकार छोड़ के भागेंगे या इमरजेंसी लगाएंगे। तो राजीव जी उसमें से 4 महीने तो निकल चुके। उन 4 महीने में 1 महीना तो पूरा उसी तरीके से गया अराजकता की, तो जो इन्होंने पैदा करने की कोशिश की, ये साफ तौर पर समझ में आया। तो ये राजीव जी इनकी सोची समझी रणनीति है और ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये ऐसा नहीं है कि कोई गलती में हो गया कि साहब अमित शाह जो है वो कहीं छुप गए थे और मोदी जी की इसकी कोई शय नहीं थी। अगर मोदी जी की शय नहीं थी तो मोदी जी की ये वीडियो क्यों आ गया राजीव जी? अगर अमित शाह की ही केवल ये कारिस्तानियां थी, या अमित शाह से चूक हो गई, अमित शाह संभाल नहीं पाए, अगर यही था तो मोदी जी सामने क्यों आ रहा है इस तरीके की रील लेकर? इसका मतलब राजीव जी की कोई जो है नहीं है, ये पूरी तरीके से पूरी एक रणनीति है। और यही रणनीति है कि विपक्ष को भी धमकाओ। अब देखिए पप्पू यादव के ऊपर हमला जो कराया गया, उसका क्या मकसद है? उसका मकसद यही है कि विपक्ष में जो बोलेगा उसको हम ऐसे भी निपटेंगे, ये संदेश देने की एक कोशिश है। जैन जी को जिस तरह से किया, जो लड़कियां नारे लगानी थी उनको राजीव जी, मैं देख रहा था एक लड़की है, वो उसका नाम लिया जा सकता है क्योंकि उसने खुद वो एक मीडिया के सामने कहा, वो श्रद्धा से, और वो कह रही है कि मतलब मेरे उस पे आकर रेट लगाए जा रहे हैं। तो मोदी जी ये रेट लगाने वाले कौन हैं, ये बताइए, आकर जारी कीजिए आज रात को, आज एक रील इंस्टाग्राम पे। आप सही कह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैं कल रात को ऐसे ही जो लोग प्रोटेस्ट में थे, कुछ ऐसे लोगों के रील्स और उसके कमेंट को पढ़ने लगा, जिस ढंग से गालियां दी जा रही हैं बच्चों को। ये आप सही कह रहे हैं अमलिंदु जी कि कम से कम ये अपील करते नरेंद्र मोदी, कम से कम देश से माफ़ी मांगते, कहते इन बच्चों से माफ़ी मांगते कि जो लाठियां चलवाई हैं, कपड़े फड़वाए हैं, प्राइवेट पार्ट्स में डंडे मरवाए हैं, ये सब जो हुआ ये गलत हुआ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि सरकार मेरी है। अमित शाह कहते कि ये पुलिस मेरी है, तो ये तो भागे फिर रहे हैं। और रात को आप उसके बाद भी आप देखिए, ये 2014 वाला भारत नहीं है मोदी जी, ये समझिए। 2019 में भी अगर पहलगाम ही हुआ था ना, वो नहीं हुआ रहता तो फिर पुलवामा पहलगाम बाद में हुआ है, मैं कंफ्यूज होता हूँ दोनों में। अगर पुलवामा नहीं हुआ रहता तो 2019 बहुत मुश्किल था। 2024 में क्या हालत हो गई, और उस समय तक तो एक नया एक्सपेरिमेंट चुनाव आयोग के साथ हो ही चुका था। देश ये सारी चीज़ें देख रहा है, डेमोक्रेसी है और इसकी समीक्षा ज़रूरी है। इस आंदोलन के शुरुआत में आप याद कीजिए, आप तमाम साथी, 5 साथी हमारे हैं और बहुत लोग हमारे साथी, हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैं
थोड़ा सा गुमान में बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात आप लोग समझिए कि इस आंदोलन की शुरुआत से लगातार हम लोग यही कह रहे थे कि हम मंच नहीं, हम ज़मीन देख रहे हैं। और ज़मीन पे जो लोग आ रहे थे वहाँ पे, वो गुस्से से ओतप्रोत थे, उनके अंदर वो गुस्सा दिखाई देता था। किसी आंदोलन को कैसे खड़ा किया जाता है या कोई आंदोलन कैसे खड़ा होता है, कई आंदोलनों को देखकर ये बात समझ में आती है। हम लोगों ने काफ़ी ऐसे आंदोलनों की रिपोर्टिंग वहाँ रह के की है। इससे पहले किसान आंदोलन, शाहीन बाग का आंदोलन, अन्ना आंदोलन, सबको देखा है। लेकिन इस आंदोलन को भी अब आप सोचिए कि ये आंदोलन आज यहां पहुंच गया। इस आंदोलन के कारण आखिर इस्तीफा देना पड़ा। नरेंद्र मोदी की सरकार में जो नहीं होता था वो हो गया। मंच पे कौन था कौन नहीं, मैंने पॉडकास्ट किया आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज से, अनुराग ढांडा से पॉडकास्ट किया। मैंने पूछा कि क्या आपका हाथ था इस आंदोलन के पीछे? उन्होंने कहा साफ साफ, हाँ था, और क्यों नहीं रहना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कांग्रेस का भी हाथ होना चाहिए था, वाम दलों का भी हाथ होना चाहिए था, और तमाम लोगों का हाथ होना चाहिए था जो इस देश का भला चाहते हैं। मुझे अच्छा लगा उस इंसान का, उस आदमी का, अनुराग का ये बयान अच्छा लगा मुझे कि ऐसे आंदोलन जो अपने हक के लिए बच्चे आके आज खड़े हो रहे हैं तो उनका साथ क्यों नहीं देना चाहिए। मैं भी खुले तौर पे कह रहा हूं कि मैं अगर जाके वहां रिपोर्टिंग करवा रहा था या खुद जा रहा था तो रिपोर्टिंग हमारा काम है, लेकिन हम भी चाहते थे कि किसी को चोट लगे तो आखिर उसके मरहम पट्टी की व्यवस्था हो जाए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और अगर कोई हक के लिए लड़ रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना क्यों नहीं उसका साथ दिया जा सकता है। अमलेंदु जी अपनी आप बात पूरी कीजिए, फिर जल्दी से आता हूं स्वामी जी आपके पास। और बहुत जरूरी है कि आखिर रास्ता कोई, वहां तो हर इंसान, हर एक अपने आप में, कोई मंच नहीं था। प्रशांत जी भी लगातार, हमारे तमाम साथी आप लोग जाते रहे, प्रेम कुमार जी जाते रहे, जयशंकर जी जाते रहे, स्वामी जी जाते रहे, सब लोग जाते रहे। हर एक वहां का आंदोलनकारी अपने आप में उस प्रोटेस्ट का मालिक था, उस प्रोटेस्ट का सर्वे सर्वा हर एक इंसान था। और इसीलिए ये प्रोटेस्ट इतना आगे बढ़ा कि आज नरेंद्र मोदी को रात को 12 बजे आके रील बनाना पड़ रहा है, जो शाम को 8 बजे आके गोदी मीडिया के बड़े पर्दे पर भाषण दिया करते थे, आज 8 बजे छोटे पर्दे पे रील बना रहे हैं। ये फर्क है, इन बच्चों ने दिखा दिया, उस आंदोलन ने दिखा दिया। इसलिए जरूरी है, उसको पहचानना जरूरी है कि देश में चल क्या रहा है। कई लोगों को हमारी बात आज जो हम कहते हैं बुरी लगती है, लेकिन आज से महीने भर बाद वही बात कई बार कहते हैं कि नहीं उस समय आपने सही कही थी। तो है, अनुभव एक होता है, और ये ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही बोल दिया कि आप लोग सोचेंगे, ऐसा नहीं। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ये देश आज नरेंद्र मोदी के नुमाइंदों को, उनके भक्तों को मेरी बात, हमारे तमाम पैनलिस्टों की बात बुरी लगती है। कल को यही भक्त, क्योंकि आधे जो भक्त थे मुझे मिलते हैं कई जगह, उनके बच्चे, अभी आप उदाहरण दे रहे थे, आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा को कहना पड़ा कि वो उनके बच्चे की बात है, हम क्या कहें उसमें, कहना पड़ा ना। अभी जयशंकर जी उदाहरण दे रहे थे, हेमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उनको आके सफाई देनी पड़ी कि वो बच्ची तो हमारे पार्टी में नहीं है, लेकिन उसका बयान है। इसीलिए, और तो और छोड़िए, नेहा बोरा 23 दिन फास्ट पे, 23 दिन हंगर स्ट्राइक पे। नेहा बोरा के पेरेंट्स बीजेपी के वोटर हैं। नेहा बोरा ने खुद कहा कि मुझे भरोसा नहीं था, मेरी मां और मतलब मेरे फादर के साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स और ऐसे होते रहे कि तुम कहां वामपंथी दल की छात्र इकाई में चली गई हो, आयसा में चली गई। बीजेपी के हैं, लेकिन बेटी है, बैठी है। तो ये परिवर्तन, और कई लोग बोलते हैं कि हमारी आंखों पे पट्टी लगी हुई थी, हमारे बच्चों ने खोला है। मुझे ऐसे लोग मिले जो कह रहे हैं कि पट्टी बंधी हुई थी, हमारे बच्चों ने खोल दिया और बताया कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, आप अंधे हो, पट्टी खोल दो और दुनिया देखो। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, जब 6 जून को पहली बार जब ये इनका धरना हुआ, हम लोग जंतर मंतर गए थे राजीव जी। हम लोगों ने 2-3 लोगों की जो थी वो वहां दिखाई, जो वहां उपस्थित थे, और वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे थे। और एक सज्जन तो हमारे कैमरे पर रो पड़े थे कि मेरा बच्चा जो है उसका भी पेपर लीक हुआ, और मैं यहाँ आया हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, मेरी जेब में अभी भी उसका जो है आई कार्ड है और मैं जला के उसे फेंक दूंगा। ये उनके शब्द थे राजीव जी, हम लोग के नहीं। पहले दिन ही
और वहीं से राजीव जी हम लोगों ने कहा था कि हम मंच की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं वो प्रताड़ित हैं और वो किसी आस और उम्मीद के साथ आए हैं। राजीव जी, कॉकरोच जनता पार्टी नहीं भी आती तो भी ये आंदोलन होता, क्योंकि ये परिस्थितियां पैदा कर दी थी सरकार ने। ये आंदोलन किसी कॉकरोच जनता पार्टी का बनाया हुआ नहीं था, ये आंदोलन सरकार ने खड़ा किया, क्योंकि आपने वो परिस्थितियां पैदा करनी की देश के अंदर आंदोलन हो। और आपने ही राजीव जी अभी उनका दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के महासचिव हैं, उनका आपने इंटरव्यू लिया, आपने उनसे भी पूछा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने आपसे संपर्क किया था, उनका क्या जवाब था? उनका जवाब यही था, आप जो लोग हैं हमारे वो देख सकते हैं, हमारे उनका पॉडकास्ट है, और उनका भी जवाब यही था कि हमें लगा कि अगर 48 घंटे में 2.5 करोड़ इनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, इसका मतलब कि लोगों के अंदर एक रोष है, और हमने उसको फिर समर्थन दिया। हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। और राजीव जी, ये सही बात है कि वाम दलों ने ही सबसे पहले वहां जाकर मजमा लगाया, उन्हीं की वजह से आंदोलन बना, और एक शेप मिला आंदोलन का, वो उन्हीं की वजह से था। तो ये भी है। लेकिन राजीव जी, मैं देख रहा हूं कि एक लड़की जो है, जो जिसको काफी ट्रोल किया जा रहा है, और वो एक मीडिया से बात करते हुए कह रही है कि मैं वहां जंतर मंतर पे थी, मुझे किसी ने 1 सेकंड के लिए भी छुआ नहीं, लेकिन अब मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल है वो गालियों की भरमार है उस पर। बिल्कुल। ये कौन है गाली देने वाले? मोदी जी आके बताइए सामने, आप क्या करेंगे इनके साथ? और राजीव जी, चलिए आप कह दीजिए कि भाई ठीक है, जो हमने तो आदेश नहीं दिया था लाठी चलाने का, अफसरों ने खुद चला दी, अमित शाह जी उसको नहीं रोक पाए, तो भाई उन अफसरों पर कार्रवाई करी आपने? कोई एक रील बनाकर ये बता दीजिए उन अफसरों पर आपने क्या कार्रवाई करी, अमित शाह जी पे आपने क्या कार्रवाई करी? तो ये राजीव जी जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, ये साफ तौर पर ये चाहते हैं, ये डराना धमकाना चाहते हैं कि डरा धमकाकर हम अब राज करेंगे। लेकिन राजीव जी, इस आंदोलन ने एक तो आश्वस्त किया है कि आपका डराना धमकाना काम आने वाला नहीं है। डराने धमकाने के बावजूद राजीव जी तमाम रील बन रही हैं, और मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी रील बनाई है, उसके जवाब में जो रील आ रही है जिस तरीके से, और मैं देख रहा हूँ राजीव जी छोटे छोटे जो मतलब जेनजी हैं, बिल्कुल किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तुम्हारे डराने और धमकाने से हम डरने वाले नहीं हैं, सवाल पूछते रहेंगे। तो मोदी जी, ये देश जो है किसी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इमरजेंसी चाहे घोषित हो चाहे अघोषित हो, उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता सवाल पूछेगी, और अगर आपको प्रधानमंत्री बने रहना है तो जनता के सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और यहाँ इस आंदोलन में जितने युवा संगठन थे, छात्र संगठन, एक एक कर कल रात से न्यूज़ पॉइंट के बाद एक एक संगठनों से आप पॉडकास्ट देखेंगे, हमारा पॉडकास्ट, जिसमें AISF, SFI, आइसा, KYS, माफ़ी चाहूँगा, क्रांतिकारी युवा संगठन, दिशा, इन सब के बच्चों के साथ अलग अलग हर दिन आप कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उनके साथ भी, सबके साथ पूरा सप्ताह युवाओं ने इस आंदोलन को कैसे बनाया, कैसे खड़ा किया है, सबकी बान की उनकी जुबानी कल रात से न्यूज़ पॉइंट के बाद समय निकाल के दोस्तों ज़रूर देखिए। उसकी शुरुआत हम कल से कर रहे हैं, सीरीज की शुरुआत, और देखिए उसको, सबके साथ पॉडकास्ट अलग अलग, AISF, SFI, आइसा, KYS, सबके साथ आप एक एक कर, IYC, उसके चीफ उदय भानु चिब, सबके साथ आप एक एक कर पॉडकास्ट देखिए, एक एक दिन, हर शाम न्यूज़ पॉइंट के बाद। और ये आंदोलन और ये देश किस दिशा में जा चुका है, नरेंद्र मोदी को अभी भी शायद पता नहीं है। खैर, आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, और आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ, हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के रील पे बात कर रहे हैं, और देखिए लिख भी रहे हैं कि मोदी की सबसे बड़ी परेशानी आई सामने। बता चुका हूँ शुरुआत में, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी है कि जिस सोशल मीडिया के दम पर 2014 में चुन के आए थे नरेंद्र मोदी, वही सोशल मीडिया उनके लिए अब घातक साबित हो चुका है। इसलिए क्योंकि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, सिंपल सी बात है। कल ही बता रहे थे ना हमारे साथ, शायद प्रशांत जी आप बता रहे थे कि बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से हो या फल कहाँ से हो। तो वही है कि आप बबूल का लगाएंगे तो कांटा ही मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, आम उसमें से तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने तो कांटा बोया है, आपने गालियां देना सिखाया है। और ये जो बच्चे हैं जेनजी, वो जिस 2012 में जो बच्चे 3 साल के थे
वो 2029 में 18 साल के होंगे। जो बच्चे 3 साल के थे 2014 में, माफी चाहूंगा, क्योंकि 12 साल आपके हो गए इस शासन के, तीसरा टर्म आपका पूरा होगा, 15 साल वो होंगे, तो वो 3 साल नहीं बल्कि 6 साल के, वो 18 साल के होंगे, पहली बार वोट देंगे। और उनको तो पता ही नहीं, वो तो उन्होंने देखा ही नहीं मनमोहन सिंह कौन थे, उनको पता नहीं इंदिरा गांधी कौन थी, उनको पता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे। वो तो मोदी मोदी, घर में भी मोदी मोदी सुने हैं। आप लोगों को पता है अभी मोदी जी आंध्र प्रदेश में थे कल, और कितने लोगों, कितने महिलाओं से डांस करवाया है वहां पे, देखा आप लोगों ने वो सीन, वो दृश्य। खैर स्वामी जी, देखिए राजीव जी, असली मुद्दा ये है, अब ये सोशल मीडिया का प्रश्न नहीं है, अब तो ये प्रश्न है हमारी जनरेशन जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन अब इस उम्र में हैं, 12 से 15 साल की उम्र में, या आपकी जनरेशन के लोग जिनके बच्चे अभी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और अपने स्थान बना रहे हैं। अब ये सवाल, ये जो पूरा आंदोलन है, ये जेन अल्फा या जेन जी या मिलेनियल्स की बात की नहीं रह गया, ये तो पूरे परिवार का आंदोलन बन गया। जो नेहा बोरा ने कहा कि माँ तो अब ये आंदोलन के बाद, जब मैंने 23 दिन की भूख हड़ताल की, उसके बाद मेरे साथ आ गई है, लेकिन पिताजी मेरे से बात नहीं करते, वो मानते हैं कि मैं देशद्रोही, क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग को धूमिल कर दिया गया है ये सोशल मीडिया के माध्यम से और गोदी मीडिया के माध्यम से। लेकिन धीरे 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 ये एक ऐसी वानर सेना इन्होंने तैयार कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती कर दी। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाला, हाथ इनके जले कटे, मधुमक्खियों ने इनको घेर लिया, इसके बावजूद ये जुटे हुए हैं, उनको उत्तेजित कर रहे हैं। देखिए बच्चे, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश का भविष्य केवल ये चाहता है कि उनका जीवन सुरक्षित हो, उनके जीवन में जो उन्होंने सपने देखे हैं वो पूरे हों, उनके माता पिता के जो सपने हैं वो पूरे हों। और देखिए परिवार में क्या, हम लोग जो ग्रैंड पेरेंट्स की श्रेणी में हैं, अपने बच्चों को तड़पते हुए और परेशान होते हुए और इस प्रकार से धमकाए जाते हुए देखते रहेंगे क्या हमारे बच्चे क्या इस चीज को देख पाएंगे कि उनके बच्चे इस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं? तो अब ये सवाल है, ये जो चीज अभी तक परिवारों के अंदर नहीं गई थी, गोदी मीडिया के माध्यम से ये लोगों को दिग्भ्रमित किया गया था, जो कि वो ट्रेडिशनल अपना टेलीविजन देखते हैं और यूट्यूब और बाकी चीजें नहीं देखते हैं, उनके दिमाग को दिग्भ्रमित किया था। इन्होंने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली है, उस जनरेशन से पंगा ले लिया है जो कि इंस्टाग्राम में है, जो यूट्यूब और फेसबुक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है। और उन्होंने जब ये घाव अपने पिता को और अपने बाबा दादी को और नाना नानी को दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे बच्चों के साथ, 14-15 साल के बच्चों के साथ क्या न्याय हुआ है और किस प्रकार का न्याय हो रहा है। देखिए किसी भी विश्लेषक को आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति समझना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। एक तरफ माफी देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ FIR पे FIR लिखाए जा रहे हैं, उसके बाद लोगों को यूट्यूबर्स के पास जाने के लिए मना कर रहे हैं, जैसे आपने बताया। लेकिन ये जो उत्साह है, ये जो ऊर्जा है, ये जो बच्चों के अंदर की ऊर्जा है, भाई आज से जब 1974-76 का आंदोलन हुआ था, हम भी युवा थे, हमारी ऊर्जा को कंट्रोल करना मेरे ख्याल से हमारे माता पिता के लिए भी संभव नहीं था और था भी नहीं। अब हम भी आंदोलन में थे पूरी, ये गुप्ता जी तो चलिए जेल भी रहे, हमारी वो नौबत नहीं आई, हम जेल नहीं गए, लेकिन हमने हॉस्टल जाके नारे लिखे थे, गांव जाके अपने पैसे से गांव वालों को समझाया था कि इमरजेंसी में जो एक्सेसेस हो रही है। लेकिन राजीव जी एक चीज बता दूं, उस समय की भी एक्सेसेस थी, क्योंकि मेरे मामा जी जेल के अंदर रहे थे, 18 महीने जेल में रहे, मैंने देखा वहां पिकनिक ज्यादा हो रही थी, जेल कम थी। आज के तारीख में तो जेल से बाहर रहने के बावजूद इस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है। जैसे अभी एक सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है कि स्टैंड गन लेके एक 14 साल की बच्ची को कहा जा रहा है माफी मांगो वरना गोली मार देंगे। ये ऐसा इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तो देखिए ये जो बच्चे हैं, ये जो युवा हैं और जिनके साथ हम बंधे हुए हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इनको जिस प्रकार से इन्होंने उत्पीड़ित कर दिया है, गोदी मीडिया भी काम नहीं आ रहा है, गोदी मीडिया भी अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, सोशल मीडिया पे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि ये सोशल मीडिया, ये देश का जो 25% जेनजी है और उन सपोर्ट उनके साथ है, क्योंकि भैया दीदी जी के अंदर है। ये आंदोलन अब घर घर पहुंच गया है, परिवार में पहुंच गया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लगे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे असम की मिनिस्टर के साथ हुआ, अपराजिता सारंगी के साथ हुआ, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के परिवारों में
बच्चे विद्रोह करके अपने माता पिता को फोर्स कर रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए लड़ो, संविधान के लिए लड़ो, तो मुझे लग रहा है अगर ये कन्फ्रंटेशन, जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कन्फ्रंटेशन चाह रही है और चीजों को आगे बढ़ाना चाह रही है, मेरे ख्याल से जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये वही है। भगवान करे इन्हें सद्बुद्धि आ जाए, सन्मति आ जाए और बच्चों से पंगा लेना छोड़ दें, वरना जो रावण की लंका में हुआ था, उन्होंने हनुमान जी को बांधा था और उनकी पूंछ पे आग लगा दी थी और उसके बाद हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी, कहीं वो स्थिति ना इनके साथ पैदा हो। जी जी, बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रशांत जी, चिंतनीय विषय है ये, चिंता करना वाजिब भी है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। युवा जो हैं वो जागरूक भी हैं और उन्होंने बता दिया हम कितने जागरूक हैं, कितना उनके अंदर पेशेंस है, ये भी उन्होंने बता दिया। उनके पेशेंस की खूब परीक्षा ली गई उस दिन लाठियां चला के, और उन्होंने बता दिया। और इसलिए एक तस्वीर ऐसी नहीं आई जिसमें युवा जो हैं वो प्रोटेस्ट मतलब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ना कर रहे हों। मारा गया, पीटा गया, सब कुछ हम लोगों ने, सारी तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई। क्या यहाँ नरेंद्र मोदी की गले की फांस अब बन चुका है ये पूरा का पूरा उनके द्वारा बनाया गया सिस्टम, ये माना जाए? जी देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए 20 तारीख के बाद की जो क्राइसिस है वो 20 तारीख के पहले की क्राइसिस से ज्यादा बड़ी और कई गुना ज्यादा बड़ी है। नीट पेपर पे जब लोग वहां पे जंतर मंतर में इकट्ठा हुए तो मुख्य तौर पे छात्रों की वो तकलीफ थी, और हम लोग भी जंतर मंतर जाए तो हमने देखा कि जब लाठी चली, जब किलो वाली लाठियां चली, पैलेट गन चली, आंसू गैस चली, उसके बाद माएँ वहां पे आने लगी, पेरेंट्स आने लगे, भीड़ बढ़ गई। और उसमें फिर वो नीट या छात्र के बाहर के लोग थे, दूसरे युवा थे। तो यानी अब वो पूरा एक जो दायरा था पूरे सेंटीमेंट का वो कई 100 गुना बढ़ गया है। अब वो केवल नीट तक नहीं है, वो दिख रहा है। देखिए बच्चे जिनको जो नीट का नाम भी नहीं जानते होंगे, स्कूल के बच्चे, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। जो 5वीं 6ठी क्लास में वो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा आंदोलन का सेंटीमेंट है, वो बढ़ गया है बहुत। नरेंद्र मोदी की क्राइसिस मैनेजमेंट इसमें नहीं हो पा रहा है। वो क्राइसिस मैनेजमेंट पूरा फेल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी उसको बढ़ा रहे हैं। रील में आए तो रील में उन्होंने डॉग विसल दिया है, जिसको कहा जाए कि इशारा दिया है अपने समर्थकों को कि इन पे हमले करो। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि लड़कियों की बोलियां लग रही हैं इंटरनेट पे। कौन लगा रहा है? मोदी जी के समर्थक लगा रहे हैं। FIR कर रही है इनकी सरकारों की पुलिस। फोन नंबर पब्लिक किए जा रहे हैं, डिटेल्स पब्लिक किए जा रहे हैं। इनका गोदी मीडिया बेइज्जत कर रहा है। यही गोदी मीडिया उन बच्चों को चाइनीज और पाकिस्तानी एजेंट बता रहा था, आतंकवादी बता रहा था। लेकिन अब वो गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब रही नहीं। मोदी जी के पास अब टूल्स कम है। तमाम सारे वो जो कॉलम लिखने वाले जो इनके करीबी लोग हुआ करते हैं, जो अंग्रेजी अखबारों में मुख्य तौर पर कॉलम लिखते हैं और एक पुराने इतिहासकार भी हैं, वो सब लोग अभी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो केवल उस उधेड़-बुन में है कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष इसको भुला पाएगा कि नहीं भुला पाएगा, वो स्पिन में लगे हुए, लेकिन उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता। वो इतना बड़ा निशंस आपने किया है, जलियांवाला बाग किया है दिल्ली में, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका विरोध प्रदर्शन का दायरा है वो बहुत बढ़ गया है। और उसमें एक बात आप गौर कीजिएगा राजीव जी, हमले जिनके ऊपर हो रहे हैं लड़कियां हैं। प्रधानमंत्री ने किस पे हमला किया? लड़कियों पे हमला किया, कि लड़कियों ने गालियां दी। ये संस्कारों की बात आ गई। तो मोदी जी ने लड़कियों पे हमला किया, उनके समर्थक समझ गए कि लड़कियों पे हमला करना है, तो वो बोली लगाने लग गए। और अब आप देखिए कि चाहे वो छोटे बच्चे हों स्कूल के, जिनके वीडियोस आ रहे हैं जगह जगह से, फतेहपुर से, चाहे बाड़मेर से या महाराष्ट्र से या और जगहों से, आप देखिए कि कौन आगे बोल रहा है, माइक पे कौन है, प्रदर्शन कौन कर रहा है? लड़कियां कर रही।
रील्स कौन बना रहा है? लड़कियां बना रही हैं मोस्टली। तो ये जो पूरा कैंपेन है, अब वो उसका दायरा बहुत बढ़ गया है। और मुझको लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार की राजनीति करते आए हैं 2002 से, गुजरात 2002 से लेकर आज तक, वो इसको हैंडल कर पाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में अचानक जो है वो 2002 वापस घुस गया है, वो उसी मोड में आ गए हैं। और वो अब जैसे आपने ठीक कहा कि 2014 नहीं है, ये 2026 है। अब वो इस क्राइसिस से निकल नहीं पाएंगे जी। और दूसरी बात कि इनके पास कोई इकोनॉमिक कोई सलूशन नहीं है। अब इसका असर, आखिरी बात, इसका असर जितने बिल ये कल के बाद पेश करने की कोशिश करेंगे उन पे होगा, भविष्य की राजनीति में होगा, ये तोड़फोड़ की राजनीति पे होगा, सब पे होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति पे असर होगा। कितना ज़्यादा होगा इस आंदोलन का, कितना नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की सियासत पर असर पड़ सकता है? ज़रा प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पूरे देश में सत्ता की पोल खुली है, सरकार की पोल खुली है और लोग आंदोलित हुए हैं। मगर सरकार ने हार मान ली हो अभी नहीं कह सकते। सरकार ने अपने पूरे तंत्र, पूरे घोड़े खोल देना जिसको बोलते हैं, उन्होंने खोला है। और अभी कल से जो संसद का सत्र शुरू होगा, तो अब एक FCRA में संशोधन लेकर सरकार आ रही है और इस संशोधन को सीधे आंदोलनों से जोड़ करके बताया जा रहा है। ये संशोधन इसलिए जरूरी है कि ये आंदोलन विदेशी फंडिंग से हो रहे थे, उनको विदेश से मदद दी जा रही थी, उनको विदेश से खाना दिया जा रहा था, उसके ये लिंक थे, उसको वो लिंक थे, ये सारी चीज। जबकि FCRA का कानून में संशोधन का प्रस्ताव पहले से है, लेकिन उस समय उसको इस तरह से कलेवर में नहीं दिया गया था, ये कलेवर। लेकिन अब जो कलेवर दिया जा रहा है कि FCRA में संशोधन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आंदोलन करने वाले लोग देश के खिलाफ हैं, ये बात की जा रही है। आप समझिए लड़ाई कहां जा रही है, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब यहां पर एक बस बहुत संक्षेप में ही बोलूंगा क्योंकि अब खत्म हो रहा है समय भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मोदी की सरकार आई तो FCRA में एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया था। वो क्या था? दो चीजें थी विदेशी फंडिंग को लेकर। एक तो ये कि विदेशी फंडिंग से भारत की मीडिया संस्थानें नहीं चलेंगी, ये परंपरा रही, ये कानून के तहत बाध्यकारी था। और दूसरा था विदेशी फंडिंग से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलेंगी। और इन दोनों चीजों को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। तो पॉलिटिकल फंडिंग, आज बीजेपी के से सीधा सवाल पूछा जाए कि आप कह दीजिए कि हम विदेश से फंडिंग न लेते हैं, न लिए हैं, न लेंगे, क्या बीजेपी ऐसा कह सकती है? वो अपनी पारदर्शिता ही दिखाने को तैयार नहीं कितनी फंडिंग ली है। और वो NGO को विदेशी फंडिंग से जोड़ करके पूरे आंदोलन को विदेश से चलने वाला बताते हुए अपने लिए नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही। तो आपने वो कानून कैसे बदला कि देश की राजनीति विदेश के पैसों से होगी, देश की मीडिया विदेश के पैसों से चलेगी? ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन आपने बदला है। तो विदेश से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने का, ये विमर्श चलाने का, नैरेटिव गढ़ने का जो काम कर रही है वो बीजेपी कर रही है, लेकिन थोप उल्टा रही है अपोजिशन पर। अब ये FCRA पर आप देखिएगा कल से शुरू हो जाएगा और ये भी जो है राम मंदिर वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक और उसी चीज को आगे बढ़ाया जाएगा कि कैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बात न हो, दूसरी चीजों पर बात हो। देश में विरोध में है आंदोलन करने वाले, आंदोलन मत कीजिए ना, आप सब देशभक्त। आप मोदी जी को गाली मत दीजिए, दुनिया तमाम को गाली दीजिए, वो गालियों में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। आंदोलन आप जैसे करेंगे, आप भाई देश विरोधी हैं, आपको फंडिंग कहां से हो रही है सबकी जांच होने लग जाएगी। पुलिस और तमाम एजेंसियां इसी बात को लगा दी जाएंगी कि इनका कनेक्शन कहां से क्या और कैसे कैसे था। ये हो रहा है, यानी हमें लग रहा है कि ये लड़ाई अभी चलेगी। ये ना मान लिया जाए कि जीत हो गई है या
वो सब कुछ बदल गया है, बदलने के लिए जनता तत्पर हुई है, यही बस पॉजिटिव है। जी जी जी, क्लोजिंग कमेंट की तरफ आते हैं। जयशंकर जी, ओवरऑल क्या देखते हैं? नहीं, ओवरऑल यही है जैसा हम लोग पहले से कहते हुए आ रहे हैं। मैं तो एक बात बताता था ना कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि साहब सड़कें अगर खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो वो दिन आ गया, अब सड़कें खामोश नहीं हैं, सड़कें बोलने लग गई हैं। तो सड़कें बोलने लग गई हैं तो इसका असर संसद में भी दिख रहा है, आपने देखा ही है। एक सप्ताह किस तरह से गया, या बाद में जिस तरह से ये परीक्षा प्रणाली को लेकर के बहस चली और विधेयक पास कराया गया, तो आगे चल कर के और बात आगे बढ़ने वाली है। हैरत की बात ये हो रही है कि देखिए, जैसे अभी ये कह रहे थे हमारे मित्र प्रेम कुमार ना कि वो FCRA का मामला आएगा और ये होगा, ये तो सब लाएंगे। कैसे कर रहे हैं भाई? पाकिस्तान का पैसा आ गया, पाकिस्तान का पैसा लगा हुआ है, तो पाकिस्तान खुद तो खाने के लाले पड़े हुए हैं उन लोगों को, और वो इतना उनके पास पैसा है कि हमारे यहाँ वो जैन जी को फंडिंग कर देगा, या विदेश से पैसे आ रहे हैं। तो इस मामले में भी हमारे गृह मंत्री का नकारापन, निकम्मापन ये उजागर हो रहा है कि भाई गृह मंत्रालय हमारा कर क्या रहा है, कि पैसा कैसे आ रहा है, क्या ऊपर से टपक जा रहा है क्या किसी घर में? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आप कुछ जांच नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं। दूसरा यह है कि जैसे राम मंदिर के मामले को लेकर के जो चढ़ावा चोरी का मामला हुआ, दान का हुआ, या चंदे में जो घोटाला हुआ, या निर्माण को लेकर के जो अब तो एक एक कलई खुलती जा रही है कि किस तरह के सामग्री लगी, कैसे टेंडर हुए, क्या क्या होगा, ये सारे जो घोटाले आ रहे हैं सामने, तो इनको रोकने की कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं, और ढकने की कोशिशें किसी न किसी बहाने कर रहे हैं ताकि लोग उलझ जाएं। लेकिन अब वैसा के ऊपर जो सवार हो गया है भूत, कि वो भूत उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जैसे जो पप्पू यादव ने किया वहाँ, आप उसको राजनीतिक प्रहसन कह लीजिए, विरोध करने का तरीका कर लीजिए, उस पर इतनी हाय तोबा मचा रहे हैं भाजपा के लोग, सोशल मीडिया पर और संसद के भीतर भी। अब देखिएगा, मुझे लगता है कि कल उसको इशू बनाएंगे लोग, भाजपा के लोग निंदा करने की कुछ बात करेंगे या कुछ एक्शन लेने की बात करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं राजीव जी, इसी संसद में भारतीय जनता पार्टी के स्वनाम धन्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे जी, जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे, डीजल के दाम बढ़े थे। इसी संसद के अंदर, सदन के अंदर, संसद परिसर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गैस के फुहारे छोड़े गए थे हल्ला हंगामा करने के बीच में। क्या एक्शन हुआ? और इतनी घटनाएं यहाँ होती रही हैं, लगातार होती रही हैं, और यही लोग करते रहे हैं पहले। तो अब अगर कोई और कर रहा है तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपको रहा था भगवा वेश धारण कर लिया पप्पू यादव ने, धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे भैया, भगवा वेश धर करके तो आपने लूटा है देश के जनमानस से, हिंदू सनातनी हिंदुओं के आस्था को आपने लूटा है। और कुछ तथाकथित साधु और अपने को संत कहने वाले महंत जो है वो सामने आ रहे हैं, कह रहे साहब ऐसा कर दिया, नाश कर दिया, नाश कर दिया। मैंने बहुत पहले 90 के शुरुआती दशक में इंडिया टुडे में स्टोरी लिखी थी राजीव जी, अयोध्या के बाबाओं के बारे में, साधुओं के बारे में, जिसमें हमारे जो राम जन्म मंदिर निर्माण जो समिति, आंदोलन समिति थी, उसके अध्यक्ष का नाम भी था। ये कैसे कैसे इन लोगों ने एक दूसरे की हत्याएं की हैं, कैसे बलात्कार के मामले में, कैसे सुडोमी के मामले में ये जेल गए हैं, इनके ऊपर एक्शन हुए हैं, इनको 35 बेंत मारते हुए अयोध्या में घुमाया गया है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कवर हमारी स्टोरी का ये था शीर्षक था जी। तो ये भगवा वेश धर करके ये काम कर रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। भगवा वेशधारी धर करके पैसे लूट रहे हैं, चढ़ावे को लूट रहे हैं। आज तो राम जन्मभूमि अयोध्या की बात आई, केदारनाथ की बात आ गई, बद्रीनाथ की बात आ गई, वैष्णो देवी की बात आ गई। रोज रोज तो कोई नया मंदिर के बारे में आ ही रहा है कि उसका कलश लूट ले गए, तो कहीं कुछ कर दिया, तो कहीं कुछ कर दिया। कौन कर रहा है? पुजारी, उसको संचालन करने वाले लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका कोई लेना देना नहीं था मंदिर से, कभी कोई मतलब नहीं था। अब वो मंदिरों के स्वत्वाधिकारी बन के आ गए, साहब हम चलाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे। तो वो मंदिर बनाए और चला रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, मतलब अब लेकिन वही है कि आप लाख चाह करके भी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका नहीं सकते हैं।
जेन जी जाग गया है, जेन जी को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, और जेन जी के साथ उसके गार्जियंस, उसके पैटर्न्स जो हैं, उनको भी इस बात की चिंता सताने लग गई है कि हमने अपनी गाढ़ी कमाई काट काट के अपने बच्चे को कोचिंग करवाया, पढ़ने लिखे दिल्ली भेजा, कोटा भेजा, इलाहाबाद भेजा, कहाँ कहाँ नहीं भेजा, और उनकी परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं। क्यों हो जा रही हैं? कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी किसी के साथ कुछ और हो जा रहा है, उसको परीक्षा रद्द हो जा रही है। इंटरव्यू होते हैं, लाखों लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, 500-500 रुपए दे दे करके तो फॉर्म भरते हैं नौकरियों के, और पता लगा कि वो रद्द हो गई परीक्षा, वो इंटरव्यू ही रद्द हो गया, फिर से होगा साहब 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब अदालतों में मामला पेंडिंग हो गया, अब चल रहा है क्या चल रहा। तो बच्चों को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, और वो अब चुप रहने वाले नहीं हैं। अंधभक्ति का चश्मा उनके आंख से हट गया है, और धीरे धीरे उनके माता पिता और गार्जियन से, परिवार के लोगों से भी हट रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता हमारी आज की सरकार के लिए हो गया है, और इसी चिंता को दूर करने के लोग लगे हुए हैं। अब दिक्कत यही है कि इसका लोकतांत्रिक तरीका भी है और एक फासिस्ट तरीका भी है। तो जो ये तो बेसिकली इनकी बुनियाद चूंकि फांसीवाद पे कायम है, उसी पर बनी है, इनका संगठन बना हुआ है, आरएसएस का गठन ही उसी नाजीवाद और फांसीवाद पे बना हुआ है। तो इनके पास तो कोई लोकतंत्र का तो कोई मिसाल है ही नहीं ना। लोकतांत्रिक होते तो पहले ही, जैसे मैंने कहा ना, कि जब बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप उसमें से 5 लोगों को बुला करके बात कर लिए होते कि हाँ भाई आइए बैठिए, आप बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आपका तो अहंकार था ना, तो आपके अहंकार को जेन जी ने तोड़ दिया है। अब इसके आगे क्या होता है, मुझे लगता है कि एक तो कल का दिन संसद में देखने की बात होगी। 1-2 सप्ताह ही बचे हुए हैं, संसद क्या रुख अपनाता है। इनके सारे जो मंसूबे थे विधेयक पारित कराने वाले के, वो तो मुझे लगता है कि वो कहीं चलने वाले नहीं है, क्योंकि जो पार्टियां छोड़ के गए हैं लोग, उनके अंदर भी पुनर्विचार की प्रक्रिया सुनने में आ रही है। पता नहीं किस हद तक है, कैसे उनको दबाया जाएगा, क्या खरीदा जाएगा, एक अलग बात हो सकती है। लेकिन जेन जी आज दबाने की स्थिति में नहीं रह गया है। आपके सारे दमन उत्पीड़न के तरीके भोथरे साबित हो रहे हैं, और उसका जवाब बहुत ही गांधीवादी, शांतिपूर्वक, अहिंसक तरीके से आज की छात्र और युवा पीढ़ी दे रही है। इसका मुझे इस बात का गर्व है, फक्र है। अगर इसी तरह से बना रहेगा माहौल, तो मुझे लगता है कि ये जुल्म का जमाना भी बदलने वाला है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु